तो जब हम घर में स्विच ऑन करते हैं ना, बिल्कुल। बत्ती जल जाती है, सब बहुत सुरक्षित और आम सा लगता है। बिल्कुल, ये इतना आसान लगता है कि हम कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक सच है। स्रोत बताते हैं कि बिजली के तारों में दौड़ने वाला करंट या तो इंसान के दिल को एक सीरियल किलर की तरह तड़पा कर मार सकता है या फिर उसे पूरी तरह से भून कर राख कर सकता है। सही कहा आपने। देखिए, ये इंसानी फितरत है। हम्म जो चीजें हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, उनके पीछे का खतरा हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इसे नहीं भूलेंगे। स्वागत है डी हिस्टोरिकल एआई में। आज हमारा मिशन इस पूरी तस्वीर को गहराई से समझना है। और इसके लिए हमारे पास इंजीनियरिंग की किताबें और कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। बिल्कुल, हम ऐतिहासिक पेटेंट जैसे कि निकोला टेस्ला के मशहूर पेटेंट 555190 और ऊर्जा विभाग के दस्तावेजों के जरिए ये समझेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी असल में क्या हैं। और ये भी कि इन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट जंग कैसे करवाई। हाँ, और इसके पीछे का वो उलझा हुआ गणित क्या है और भविष्य में हमारा पावर ग्रिड कैसा दिखने वाला है। तो इस ऐतिहासिक युद्ध को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी तकनीकी और शारीरिक अंतर को समझना होगा। मतलब वो अंतर जिसने इस पूरी जंग की नींव रखी। जी, सारी लड़ाई की जड़ यही फर्क है कि इलेक्ट्रॉन्स तारों के अंदर आखिर सफर कैसे करते हैं। अगर हम इसे विजुअलाइज करें, मतलब एक तस्वीर बनाएं, तो डीसी एक वन वे हाईवे की तरह है। बिल्कुल, एक तरफा रास्ता। एक ऐसा हाईवे जहां इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, बिना मुड़े बिना रुके। और दूसरी तरफ एसी एक पेंडुलम की तरह है जो लगातार अपनी दिशा बदल रहा है ना? और ये पेंडुलम एक सेकंड में 50 या 60 बार इधर से उधर झूलता है। तो ये जो एनालॉजी है, ये उस खतरे को समझने के लिए कितनी सटीक है जिसका जिक्र ऊर्जा विभाग के स्रोतों में किया गया। ये बहुत सटीक है। इन दस्तावेजों में एक बेहद डरावना विश्लेषण है। उन्होंने एसी को एक सीरियल किलर की उपाधि दी है। बाप रे, सीरियल किलर। हाँ, और वहीं डीसी के बारे में लिखा है कि ये इंसान को रोस्ट कर सकता है, मतलब अंदर से भून सकता है। तो ये सीरियल किलर वाला हिस्सा शायद उस पेंडुलम की रफ्तार, मतलब फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज और भारत या यूरोप में 50 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड है। जी बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि करंट हर सेकंड 50 से 60 बार अपनी दिशा बदल रहा है। स्रोत बताते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मानव शरीर के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होती है। पर ऐसा क्यों है? मतलब 50 हर्ट्ज का ही आंकड़ा हमारे दिल के लिए इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, इसके पीछे हमारी इंसानी एनाटॉमी यानी शरीर रचना काम करती है। हमारे दिल का अपना एक खुद का प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। अच्छा, वो जो पेसमेकर होता है। हाँ, उसे साइनो-एट्रियल नोड कहते हैं। ये प्राकृतिक पेसमेकर दिल को हर धड़कन का सिग्नल देता है। तो जब 50 या 60 हर्ट्ज का एसी करंट शरीर से गुजरता है ना, तो ये दिल के इस सिग्नलिंग सिस्टम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। मतलब वो दिल के सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। बिल्कुल। दिल के कक्ष एक लय में पंप करने के बजाय अनियंत्रित रूप से कांपने लगते हैं। मेडिकल भाषा में इसे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहते हैं। जिससे दिल धड़कना बंद कर देता है, खून का प्रवाह रुक जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। सही कहा। और अगर हम डीसी की बात करें, तो वो जो वन वे हाईवे वाला भारी झटका है, वो एट्रियल फाइब्रिलेशन नहीं करता। अच्छा, तो फिर डीसी क्या करता है? वो सीधे कार्डियक स्टैंड स्टिल का कारण बनता है। मतलब दिल कांपता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, एकदम रुक जाता है। अब एक आम इंसान को तो यही लगेगा कि फ्रीज हो जाना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन स्रोतों के अनुसार मेडिकल साइंस कुछ और ही कहता है। तो क्या कांपना ज्यादा बुरा है? इस्तेमाल होते हैं ना, वो डीसी का एक भारी झटका देते हैं। अच्छा, तो उनका काम उस कांपते हुए दिल को एक झटके में रोकना होता है। बिल्कुल, रोककर उसे फिर से अपनी प्राकृतिक लय में लौटने का मौका देना होता है। इसीलिए समान वोल्टेज पर एसी को शरीर के लिए ज्यादा जानलेवा माना जाता है। यहाँ एक तार्किक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो अक्सर लोगों को उलझा देता है। जी, पूछिए। अगर एसी 50 हर्ट्ज पर काम कर रहा है, तो वो पेंडुलम हर 0.02 सेकंड में अपनी दिशा बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो दिशा बदलने की इस प्रक्रिया में वो बीच में एक बिंदु पर 0 पर भी तो आता होगा ना? बिल्कुल आता है। तो जब करंट 0 पर है, तब तो कोई पावर नहीं है। तो क्या उस 0.02 सेकंड के अंतराल में हमें तार को छोड़ने या करंट से बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए? गणित के हिसाब से आपका ये तर्क बिल्कुल सही लगता है कि 0 पर करंट नहीं है। लेकिन
यहाँ हमारी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सीमाएं आड़े आ जाती हैं। मतलब हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है। सही कहा। 0.02 सेकंड इतना छोटा समय है कि इंसानी दिमाग और मांसपेशियां इस पर प्रतिक्रिया ही नहीं कर सकती। तो जब झटका लगता है तो क्या होता है? जब एसी का झटका लगता है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इसे विज्ञान में टेटानिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान उस तार को और भी कसकर पकड़ लेता है। बिल्कुल। दिमाग सिग्नल ही नहीं भेज पाता कि हाथ हटाना है, और जब तक दिमाग कुछ समझ पाए अगला झटका आ जाता है। ये तो सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा है यार। है ना? लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर एसी शारीरिक तौर पर इतना खतरनाक है तो पूरी दुनिया के घरों में, हमारे कमरों में यही करंट क्यों दौड़ रहा है? इसका जवाब निश्चित रूप से ट्रांसमिशन की तकनीकी जरूरतों और इसके पीछे के गणित में छिपा है। मतलब बिजली का उत्पादन करना तो एक चुनौती है ही, लेकिन उसे सैकड़ों मील दूर शहरों तक भेजना भी एक अलग ही सिरदर्द रहा होगा। बहुत बड़ी इंजीनियरिंग समस्या थी ये, और इसे सुलझाने के लिए गणित की कुछ सबसे जटिल अवधारणाओं का इस्तेमाल किया गया। हाँ, जब हम स्रोत सामग्री में गणित वाले हिस्से को देखते हैं तो फेजर, यूलर आइडेंटिटी और इमेजिनरी नंबर्स जैसे भारी शब्द मिलते हैं। ये शब्द सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। वही तो, एक तरफ हम घर के हीटर या पंखे की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ काल्पनिक संख्याओं की। मतलब जो बिजली वास्तविक दुनिया में काम कर रही है उसे नापने के लिए हमें इमेजिनरी नंबर्स क्यों चाहिए? देखिए, ये इंजीनियरिंग के गणित का सबसे खूबसूरत और अक्सर सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। एसी लगातार लहरों में यानी साइन वेव में बहता है। मतलब उसका वोल्टेज हर मिलीसेकंड बदल रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम इस बदलती हुई वेव का सीधा औसत निकालें तो वो 0 हो जाएगा। क्योंकि जितना हिस्सा पॉजिटिव वेव में है उतना ही नेगेटिव वेव में भी है। एकदम सही। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसीलिए हम रूट मीन स्क्वायर्ड यानी आरएमएस का इस्तेमाल करते हैं। जी, गणितीय रूप से हम पहले लहर के मान का स्क्वायर करते हैं ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। फिर उसका मेन यानी औसत निकालते हैं और अंत में उसका रूट कर देते हैं। अगर इसे थोड़ी आसान भाषा में कहें तो आरएमएस हमें एसी की वह इफेक्टिव वैल्यू बताता है जो डीसी के बराबर काम करे, है ना? बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए 230 वोल्ट का डीसी हीटर जितनी गर्मी देगा उतनी ही गर्मी पैदा करने के लिए हमें 230 वोल्ट आरएमएस का एसी चाहिए, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो असली पीक वोल्टेज का लगभग 0.707 गुना होता है। लेकिन असली गणितीय चुनौती तब आती है जब हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात करते हैं। मतलब मोटरों, ट्रांसफार्मरों के मामले में। हाँ, किसी भी व्यवहारिक एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट हमेशा साथ साथ नहीं चलते, उनके बीच एक फेज शिफ्ट आ जाता है। यानी वोल्टेज की लहर आगे निकल जाती है और करंट की लहर पीछे रह जाती है, या फिर इसका उल्टा होता है? जी, दोनों अपने पीक पर एक साथ नहीं पहुंचते। और इसी फेज शिफ्ट को दर्शाने के लिए उन इमेजिनरी नंबर्स और फेजर का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल। इमेजिनरी नंबर्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि सर्किट में कुल कितनी पावर जा रही है। तो इसमें से एक हिस्सा वो होता है जो असल में काम कर रहा है, जिसे रियल पावर कहते हैं। और दूसरा हिस्सा वो होता है जो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनाने में खर्च हो रहा है और सिस्टम में उछल-कूद मचा रहा है। इसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसी रियल पावर और टोटल पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। सही कहा। अगर किसी कारखाने का पावर फैक्टर कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रिड से बिजली तो बहुत खींची जा रही है, लेकिन असल काम बहुत कम हो रहा है। और बाकी की बिजली सिर्फ तारों में वेस्ट हो रही है। ये तो बिजली कंपनियों के लिए एक दुस्वप्न है ना? इसके अलावा गणित के साथ साथ भौतिकी की एक और परिघटना एसी के साथ जुड़ती है, जिसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट, ये कैसे काम करता है? देखिए, डायरेक्ट करंट जब किसी तार से बहता है तो वो पूरे तार की गोलाई या क्रॉस सेक्शन में एक समान रूप से बहता है। लेकिन जब ऑल्टरनेटिंग करंट बहता है और खासकर जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो तार के अंदर बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण एडी करंट्स पैदा होते हैं। अच्छा, और ये एडी करंट्स क्या करते हैं? ये मुख्य करंट को तार के बीच से हटाकर सतह यानी स्किन की तरफ धकेल देते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही रोचक है। इसका मतलब है कि मोटे तार के बीच का हिस्सा एसी करंट के लिए किसी काम का ही नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले कोएक्सियल केबल्स होते हैं उनका डिजाइन ऐसा होता है कि बीच में भारी धातु लगाने के बजाय सतह पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि करंट को तो सिर्फ बाहरी त्वचा से ही बहना है। जी, इन सब जटिलताओं के बावजूद
एसी को इतना सफल बनाने के पीछे एक मशीन का हाथ है। असली हीरो ट्रांसफॉर्मर है। 1884 के आसपास हंगरी की ZVD टीम द्वारा डिजाइन किया गया क्लोज्ड कोर ट्रांसफॉर्मर। हाँ, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करने वाला ये यंत्र इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक जादुई चाबी साबित हुआ। ट्रांसफॉर्मर का मूल काम तो वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना है। बिल्कुल, लंबी दूरी तक बिजली भेजने में तारों के अंदर प्रतिरोध के कारण बहुत सी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है, जिसे हम लाइन लॉस कहते हैं। तो इस लॉस को कम करने का एक ही तरीका था, करंट को कम कर दिया जाए और पावर को बराबर रखने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और एसी के साथ ये करना बेहद आसान था। जी, ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करके पावर प्लांट में वोल्टेज को हजारों वोल्ट तक बढ़ाया जा सकता था। और फिर शहर में पहुंचकर दूसरे ट्रांसफॉर्मर से उसे वापस सुरक्षित स्तर जैसे 110 वोल्ट या 230 वोल्ट पर लाया जा सकता था। उस जमाने की तकनीक के हिसाब से डीसी के साथ ऐसा करना लगभग असंभव और आर्थिक रूप से अव्यावहारिक था। और यहीं से इतिहास का वो मोड़ आता है जिसने एक भयंकर कॉर्पोरेट युद्ध को जन्म दिया। करंट्स का युद्ध। हाँ, जब एसी की ये ट्रांसफॉर्मर वाली तकनीकी श्रेष्ठता साबित होने लगी तो डायरेक्ट करंट पर एकाधिकार जमाए बैठे थॉमस एडिसन को अपना पूरा साम्राज्य ढहता हुआ नजर आया। एडिसन के पास डीसी के ढेर सारे पेटेंट्स थे और उनका पूरा बिजनेस मॉडल शहर के बीचों बीच छोटे छोटे पावर स्टेशन लगाने पर टिका था। तो एडिसन ने यह समझ लिया था कि एसी सिस्टम की कम लागत और लंबी दूरी की क्षमता उनके व्यापार को पूरी तरह खत्म कर देगी। बिल्कुल, ये अब सिर्फ विज्ञान की लड़ाई नहीं थी, ये रॉयल्टी, पेटेंट और बाजार पर कब्जे की लड़ाई थी। इसकी उन्होंने एसी को बाजार से बाहर करने के लिए एक बेहद निर्मम दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। स्रोतों में इस दुष्प्रचार के खौफनाक तरीके दर्ज हैं। एडिसन ने साबित करने के लिए कि एसी कितना घातक है, सरेआम जानवरों को एसी करंट से मारना शुरू कर दिया। जी, मकसद ये था कि आम जनता के दिमाग में एसी का नाम सुनते ही खौफ पैदा हो जाए। यहाँ तक कि जब न्यूयॉर्क में मौत की सजा के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो एडिसन ने पूरी ताकत लगा दी कि इस प्रक्रिया का नाम टू वेस्टिंगहाउस पड़ जाए। ये जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और उनके एसी सिस्टम की छवि को हमेशा के लिए हत्या से जोड़ने की एक सोची समझी चाल थी। लेकिन तकनीकी और आर्थिक सच्चाई को दुष्प्रचार के सहारे बहुत लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। और 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ ही गई। शिकागो वर्ल्ड फेयर को रोकथाम करने के लिए टेंडर निकाला गया था। हाँ, और एडिसन की कंपनी ने $5,54,000 की बोली लगाई जो पूरी तरह से डीसी पर आधारित थी। लेकिन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने एसी का इस्तेमाल करते हुए इसे मात्र $3,99,000 में रोशन करने का टेंडर जीत लिया। यह लागत का इतना बड़ा अंतर था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और इसी मेले में निकोला टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम का जो प्रदर्शन किया उसने तो सबको मंत्रमुग्ध ही कर दिया। और यहीं पर टेस्ला के उस मशहूर पेटेंट की अहमियत सामने आती है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। पेटेंट 555190 ऑल्टरनेटिंग मोटर। इस पेटेंट की भाषा में प्रोग्रेसिव शिफ्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स का जिक्र है। जी, यह पेटेंट अपने आप में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसे पॉलीफेज मोटर कहा जाता है। टेस्ला ने जो किया वो शुद्ध प्रतिभा थी। उन्होंने मोटर के अंदर कई कॉइल्स को एक खास कोण पर लगाया और उनमें ऐसे एसी करंट्स भेजे जो एक दूसरे से आउट ऑफ फेज थे। आसान शब्दों में जब एक कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा होता है तब दूसरे का बढ़ रहा होता है। तो इस प्रक्रिया से मोटर के अंदर एक अदृश्य घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बिल्कुल, ये घूमता हुआ क्षेत्र मोटर के रोटर को अपने साथ साथ खींचता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें डीसी मोटर्स की तरह कोई घर्षण वाले ब्रश या कम्यूटेटर नहीं थे जो जल्दी घिस जाते हैं। हाँ, ये मोटर सस्ती थी, बहुत मजबूत थी और बिना रुके सालों तक भारी काम कर सकती थी। इस एक आविष्कार ने उद्योगों का चेहरा बदल दिया। इसके बाद 1896 में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया गया। नियाग्रा फॉल्स से बफेलो शहर तक बिजली पहुंचाना। हाँ, जो करीब 20 मील दूर था। एसी बिजली सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। ट्रांसफॉर्मर ने लंबी दूरी के ट्रांसमिशन की समस्या सुलझा दी और टेस्ला की मोटर ने कारखानों को एक ऐसा इंजन दे दिया जो बिना थके काम कर सके। इन दोनों ने मिलकर एडिसन के डीसी साम्राज्य की हार तय कर दी। एसी ने वो युद्ध जीत लिया और दुनिया भर का पावर ग्रिड एसी पर बन गया। लगभग 130 सालों तक ऐसा ही लगा
कि एसी अंतिम विजेता है। लेकिन प्रौद्योगिकी के इतिहास में कोई भी जीत स्थायी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। आज के आधुनिक दुनिया में समीकरण फिर से तेजी से बदल रहे हैं। हम अब उस दौर में पहुंच गए हैं जहां डीसी की शानदार वापसी हो रही है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है यार। वो कैसे? मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो छतों पर लगे सोलर पैनल्स डीसी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीसी बैटरी पर चलती हैं, जी बिल्कुल। हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, एलईडी लाइट्स सब के सब डीसी पर काम करते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी डीसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या 130 साल बाद थॉमस एडिसन अंततः सही साबित हो रहे हैं? ये कहना कि एडिसन सही थे, पूरी तस्वीर को नकारना होगा। अच्छा। देखिए, उस समय की तकनीक के हिसाब से एसी ही एकमात्र सही और व्यवहारिक विकल्प था, क्योंकि वोल्टेज को बदलने के लिए हमारे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्मर थे। तो आज क्या बदल गया है? आज की दुनिया में हमारे पास एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो बहुत आसानी से और बेहद कम नुकसान के साथ एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल सकते हैं। और अब तो ट्रांसमिशन के मोर्चे पर भी बदलाव आ रहा है। हाई वोल्टेज डीसी यानी एचवीडीसी का इस्तेमाल लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए भी होने लगा है। जी, स्रोतों के अनुसार जब हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछानी हो या समुद्र के नीचे सबमरीन केबल्स डालनी हो तो डीसी ज्यादा दक्ष साबित हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सीधा सा भौतिक कारण है। लंबी दूरी की एसी लाइंस में कैपेसिटिव चार्जिंग करंट की समस्या होती है। और वो स्किन इफेक्ट के कारण तार का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। एचवीडीसी में ये दोनों समस्याएं नहीं होती, न तो फेज शिफ्ट की चिंता है और न ही रिएक्टिव पावर का नुकसान। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भविष्य में ग्रिड पूरी तरह से डीसी हो जाएगा और एसी खत्म हो जाएगा? ऐसा सोचना जल्दबाजी होगी। एसी का भविष्य अब स्मार्ट ग्रिड्स के साथ जुड़ गया है। स्मार्ट ग्रिड्स? हाँ, देखिए, पवन और सौर जैसी रिन्यूएबल ऊर्जा बहुत अनियमित होती है। कभी हवा चलती है, कभी नहीं, कभी धूप होती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड्स इसे कैसे संभालेंगे? स्मार्ट ग्रिड्स डिजिटल तकनीक और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इस ऊर्जा के उत्पादन और वितरण को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज करेंगे। इसमें एसी और डीसी दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा एक और तकनीक जो भविष्य के पावर ग्रिड की पूरी तस्वीर बदल सकती है, वो है सुपर कंडक्टिविटी। अरे हाँ, सुपर कंडक्टिविटी भौतिक विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जहां बहुत कम तापमान पर कुछ खास सामग्रियों में बिजली का प्रतिरोध पूरी तरह से शून्य हो जाता है। मतलब कोई लाइन लॉस नहीं? बिल्कुल नहीं। कूपर पेयर्स के बनने से इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी रुकावट के बहने लगते हैं। अगर हम भविष्य में ऐसे सुपर कंडक्टिंग केबल बना पाएं जो सामान्य तापमान पर काम कर सकें, तो ये ऊर्जा की दुनिया में क्रांति होगी। हम बिना एक भी वॉट गवाए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली भेज सकेंगे। लाइन लॉस की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया न तो पूरी तरह से टेस्ला की है और न ही एडिसन की। ये एक हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। हमारा पावर ग्रिड एसी की विशाल नसों से बना है जो हजारों किलोमीटर तक ऊर्जा पहुंचाती हैं, और हमारे घर डीसी के छोटे स्मार्ट उपकरणों से भरे हैं जो इस ऊर्जा का सटीक इस्तेमाल करते हैं। दोनों तकनीकें मिलकर इस दुनिया को रोशन कर रही हैं। सही कहा। 100 साल पहले लड़ी गई वो खूनी कॉर्पोरेट लड़ाई अब एक ऐसी तकनीकी साझेदारी में बदल चुकी है जिसने आधुनिक मानव सभ्यता को संभव बनाया है। दोनों करंट्स के अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं, और हम आखिरकार दोनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख गए हैं। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद स्रोत सामग्री का एक आखिरी हिस्सा है जो एक बहुत ही विचारोत्तेजक भविष्य की ओर इशारा करता है: वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। निकोला टेस्ला का वो एक सदी पुराना सपना। हाँ, निकोला टेस्ला ने हवा के जरिए बिजली भेजने का सपना देखा था। वो सपना उस वक्त तकनीकी सीमाओं के कारण पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज मैग्नेटिक रेजोनेंस और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व रिसर्च हो रही है। ये सच में बहुत रोमांचक है। जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में बिजली बिना किसी तार के हवा के जरिए हमारे उपकरणों तक पहुंचने लगे। जिस तरह आज हम वाईफाई के जरिए डेटा प्राप्त करते हैं, उसी तरह हमारे डिवाइस हवा से ऊर्जा खींच लें। क्या यह संभव है कि आने वाले 50 सालों में ये पूरा का पूरा पावर ग्रिड, ये भारी भरकम ट्रांसफार्मर, हर जगह फैले हुए तार और दीवार पर लगे प्लग इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएं? सोचने वाली बात है।
क्या भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्लग इन करना वैसी ही कोई पुरानी और अजीब